चलिए, तो आज का टॉपिक है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे मैग्नेटिज्म इन मैटर, और उससे पहले हम पढ़े हैं करंट मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म इन मैटर में हमने चुंबकीय बल रेखाएं पढ़ा था, और करंट मैग्नेटिज्म में क्या पढ़े थे कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र। जब किसी तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उस तार के चारों तरफ कौन सा फील्ड बनता है? चुंबकीय क्षेत्र बनता है ना। तो ऐसे एक साइंटिस्ट थे, उनके दिमाग में ये बात आया कि अगर किसी धारावाही तार के कारण चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन सकता है तो चुंबकीय क्षेत्र से धारा क्यों नहीं बन सकता है। यानी कि सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर धारा से चुंबकीय क्षेत्र बन सकता है तो चुंबकीय क्षेत्र से धारा क्यों नहीं बन सकता है। और इसी पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, और बाद में उन्होंने इसको फाइंड आउट भी कर लिए कि किसी चुंबकीय क्षेत्र से, यानी चुंबकीय क्षेत्र से धारा भी बन सकता है, और धारा से चुंबकीय क्षेत्र तो हम पहले से पढ़ चुके थे। ओरेस्टेड ने हमको बताया था कि जब भी किसी वायर में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ कौन सा फील्ड बनता है? चुंबकीय क्षेत्र बनता है। उसके बाद फिर दूसरे साइंटिस्ट आए और उन्होंने, यानी उनका नाम था फैराडे नाम था, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा भी बन सकता है। अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसी चीज को इस चैप्टर में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में। लेकिन इससे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे सबसे छोटा सा टॉपिक, चुंबकीय फ्लक्स। क्या पढ़ेंगे हम? चुंबकीय फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स। चलिए, तो हेडिंग लगाइएगा। क्या? अदिश राशि। हाँ, चुंबकीय फ्लक्स। जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे विद्युत फ्लक्स के बारे में, जैसे वहां पे पढ़े थे विद्युत फ्लक्स के बारे में, डिट्टो सेम टू सेम यहां पर भी चुंबकीय फ्लक्स में होगा। सिर्फ डिफरेंस ये रहेगा कि वहां पे हम जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़ रहे थे तो वहां पे विद्युत क्षेत्र की बात हो रही थी, और यहां पे चुंबकीय क्षेत्र का बात होगा। तो अगर आप चुंबकीय फ्लक्स को पढ़ रहे हैं तो एक बार जरूर विद्युत फ्लक्स को देख लीजिएगा, उसको, है ना। जो भी वहां पे पढ़ाया गया उसको पहले से पढ़ लोगे तो ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में, पूरा फील होगा, है ना। तो चुंबकीय फ्लक्स को पढ़ते हैं। तो जैसे विद्युत फ्लक्स को डिफाइन किए थे कि किसी एरिया से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी भी निश्चित क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, तो विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ठीक उसी तरह से किसी एरिया से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं को क्या कहेंगे? चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। तो फटाक से नोट डाउन करना। लेकिन किसी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ से होकर, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं, गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और चुंबकीय फ्लक्स को हम लोग फाई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? फाई से। जैसे विद्युत फ्लक्स में फाई ई था तो यहां पे नाम हो जाएगा फाई बी, है ना। ये चुंबकीय फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई बी से। तो फाई बी बराबर क्या हो जाएगा? तो विद्युत फ्लक्स को हम एक बार याद दिला देते हैं कि विद्युत फ्लक्स से फाई ई बराबर होता है ई इंटू ए, या फिर ई डी ए कॉस थीटा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर के बीच एंगल थीटा हो तो फ्लक्स हो जाता था डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। ये हम लोग पहले से इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़ चुके हैं। तो उसी तरह से चुंबकीय फ्लक्स होगा फाई बी बराबर बी इंटू ए, जहां बी भी क्या है? वेक्टर है, और एरिया भी क्या है? वेक्टर। एरिया जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। तो फाई बी बराबर क्या हो जाएगा? बी डॉट ए। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब अगर मान लो छोटे से एरिया की बात कर रहे हैं तो फ्लक्स भी छोटा होगा, तो हो जाएगा यहाँ पे B इंटू डी ए।
और इसके बीच अगर थीटा कोण हो जाए, है ना, जैसे कि अब इसको अगर हम फिगर वाइज दिखाएं, फलक्स को दिखाएं, तो मान लो कि मेरे पास एक समतल है, ये एक समतल है, ठीक है, और ये समतल जो है कुछ ऐसे रखा हुआ है, ये ऐसे रखा हुआ है समतल, ठीक है। तो बोर्ड पे हम इसको ऐसे करके बनाए हैं तिरछा, लेकिन ये असलियत में कैसे है, रियलिटी में ऐसे रखा हुआ, ठीक है। और इस समतल से होकर गुजरने वाली, यानी इस समतल के अंदर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है वो एकदम सीधी जा रही है ऐसे, सॉरी चुंबकीय बल रेखाएं, बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड याद आ जा रहा है ना। तो चुंबकीय बल रेखाएं जो गुजर रही है इस समतल के अभिलंबवत, है ना, समतल है, ऐसे तल है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे गुजर रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और ये आपका क्या है, समतल है ना। अब अगर हम यहाँ पे फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स कितना होगा, तो आंसर है कि फ्लक्स होगा यहाँ पे B, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो इंटेंसिटी है वो B है, और इस समतल का अगर एरिया A है तो B इंटू A जो होगा वो किसको बताएगा, फ्लक्स को बताएगा, है ना। तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B इंटू A। अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो B और A के बीच का एंगल कितना है, क्योंकि ये फ्लक्स जो है वो B और A के बीच के एंगल पे भी डिपेंड करता है। अगर इसके बीच यदि एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच थीटा कोण हो तब dB इज इक्वल टू हो जाएगा BDA कॉस थीटा। ये जाकर के आपका रियल फार्मूला हो जाएगा, dB इज इक्वल टू BDA कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। तो कब होगा ये, जब दोनों के बीच का एंगल कितना हो, थीटा। तो अभी हमने जो ये प्लेन रखा है, अगर इसका नाम हम रख दें PQRS, तो ये जो PQRS प्लेन रखा हुआ है वो कैसे रखा हुआ है, ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे गुजर रही, एकदम इस प्लेन के लंबवत गुजर रही है ना। अगर ये प्लेन ऐसे होता, ये प्लेन ऐसे रहता, तो इसके ठीक लंबवत ऐसे मैग्नेटिक, ये प्लेन है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि दोनों के बीच में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन और इसका जो एरिया वेक्टर है, इस प्लेन का जो एरिया वेक्टर है, दोनों के बीच एंगल कितना होगा, तो थोड़ा सा हम याद दिला देते हैं आपको एरिया वेक्टर के बारे में। हालांकि हम एरिया वेक्टर पहले से पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर से हम चर्चा करते हैं कि एरिया वेक्टर जो होता है, हमारे पास जो सरफेसेस होती है वो दो तरह का होता है, एक होता है ओपन सरफेस और दूसरा क्या होता है, क्लोज सरफेस होता है ना। तो ओपन सरफेस क्या क्या होता है, जैसे ट्रायंगल हो गया तो ट्रायंगल क्या है, ओपन सरफेस है। सर्कल हो गया ओपन सरफेस है ना, रेक्टेंगल जो है ओपन सरफेस है, स्क्वायर जो है ये सब ओपन सरफेस है। क्लोज सरफेस में कौन कौन आएगा, तो क्लोज सरफेस में जैसे स्फेरिकल हो गया, सिलेंडर हो गया, है ना, सिलेंड्रिकल हो गया, या फिर क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, ये सब किस में आता है, क्लोज सरफेस में आता है। तो हमने यहाँ पे जो शेप लिया है वो शेप कैसा शेप है, ये क्या है, ये सर्कल है, आयत है, ये क्या है, आयत है ना। ये जो आकार है ये किस चीज का आकार है, आयत का आकार। तो PQRS क्या है, एक आयताकार सरफेस है ना। और इस आयताकार सरफेस को हम ओपन सरफेस की गिनती में लेंगे, और ओपन सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है, जैसे कि मान लो हम एक आयत की बात कर ले, ये आयत जो है ये क्या है, ओपन सरफेस है। कैसा सरफेस है, ओपन सरफेस, यानी खुला सतह जिसको कह सकते हैं। तो इसी तरह से और क्या क्या हो सकता है ओपन सरफेस में, जैसे आयत, उसके बाद वर्ग, उसके बाद वृत्त, उसके बाद त्रिभुज, ये सब क्या है, ओपन सरफेस में आता है ना। तो इन सभी चीजों का एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन होता है समतल के अभिलंबवत, है ना। कैसा डायरेक्शन होता है, अभिलंबवत, इसके समतल, इसके तल के लंबवत। अगर हम यहाँ पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन कैसा होगा, तल के लंबवत। चाहे ये तल जैसे भी रखा हो, इस
का, इस सरफेस का जो एरिया है उसकी डायरेक्शन किधर होगी। जैसे हम किसी चीज़ पे बल लगाते हैं, जैसे हम यहाँ पे पेन है, ठीक है, अब इस पे हम बल लगा रहे हैं, तो ये बल का डायरेक्शन हो रहा है ना, किस तरफ डायरेक्शन जा रहा है, इस तरफ डायरेक्शन जा रहा है। अगर हम इसी पेन को इधर घुमा दें तो अब बल किधर लग रहा है, इस तरफ लग रहा है। तो वैसी ये जो सरफेस है, ये जो आयत, जैसे यहाँ पे देखो तो वृत्त है, ये क्या है, वृत्त है, ठीक है। तो ये वृत्त का एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, तो हम पहले देखेंगे, अच्छा वृत्त, तो वृत्त कैसा सरफेस है, ओपन सरफेस। हमने क्या पढ़ा कि ओपन सरफेस का जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है वो क्या है, तल के लंबवत होता है ना। हम फिर से पूरा चर्चा ही कर ले रहे हैं एरिया वेक्टर पे, आप इसको अच्छे तरीके से समझ के नोट डाउन जरूर कर लेना, ये बड़ा ही काम का चीज है, एरिया वेक्टर है या फिर स्केलर है। तो ये जैसे वृत्त है, और ये वृत्त कैसा सरफेस है, ओपन सरफेस है ना। अब इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, तल के लंबवत। तो ये देखो इसका तल है, ये इसका क्या है, तल है, सरफेस है, और इसके लंबवत, तो यानी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इसका ऐसे होगा। अगर ये वृत्त की हम एरिया का डायरेक्शन पूछें कि किधर होगा, तो हम बोलेंगे तल के लंबवत। या तो तल के लंबवत ऊपर हो सकता है, या तो तल के लंबवत नीचे हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, और तल के लंबवत ऊपर भी हो सकता है। यानी कि अगर हम इस आयत की बात करें तो इस आयत के तल के लंबवत बाहर भी हो सकता है, और आयत के तल के लंबवत अंदर भी हो सकता है। तो हमेशा एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो तल के अभिलंबवत होगा। अगर हम बाहर ले रहे हैं पॉजिटिव, तो अंदर हमको क्या लेना है, नेगेटिव। अगर हम बाहर नेगेटिव ले रहे हैं तो अंदर क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो एरिया वेक्टर समझ में आ गया, हमेशा क्या होगा, तल के लंबवत। अब यहां पे जो सरफेसेस है, यहां पे जो सरफेस है वो क्या है, आयत है, यानी कुछ इस तरह से प्लेन है, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, तल के लंबवत। तो या तो अंदर होगा या तो बाहर होगा, या तो अंदर या तो किधर होगा, बाहर होगा। तो हम मान लेते हैं बाहर लिए, तो ये जो तल है, ये जो तल है, इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हम किधर लिए, बाहर लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे गुजर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे गुजर रहा था, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे गुजर रहा था, अभी देख रहे थे हम। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे गुजर रहा था, ठीक है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर रहा था, ऐसे करके। तो देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी इधर ही है, इसी डायरेक्शन में, और एरिया वेक्टर भी किधर है, इसी डायरेक्शन में। तो दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है, यानी कि पैरेलल है। तो एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। अब यहां पे अगर हम 0 पुट करेंगे तो फाइनली क्या मिलेगा हमको, सिर्फ BDA। यानी कि यहां पे B और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो एंगल कितना है, 0 डिग्री है ना। यहां पे इस केसेस में एंगल जो है थीटा वो कितना है, 0 डिग्री है। तो ये आपका हो गया, ये इस फॉर्मूला को शो कर दे रहा है, B/A, है ना। अब अगर कुछ ना कुछ एंगल आ जाएगा, जैसे कि मान लो कि हम यहाँ पे एक वृत्त ले लें, ऐसा वृत्त ले लें, ठीक है। तो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर। वृत्त ये ऐसे कुछ रखा हुआ है, ठीक है, ये वाला जो वृत्त है ये ऐसे रखा हुआ है, ये वृत्त ऐसे है, तो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर, है ना। बट हम इसमें जो फील्ड लाइन गुजार रहे हैं वो फील्ड लाइन मान लो ऐसे जा रही है, ये B ऐसे है, और एरिया वेक्टर इसका जो है वो ऐसे है, ठीक है, या इसको नॉर्मल ले लेते हैं, हाँ लंबवत, ये तो हमेशा लंबवत है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो ऐसे जा रही है। तो दोनों के बीच कुछ ना कुछ एंगल आ गया, वो एंगल कितना है, थीटा, है ना। हमने कितना मान लिया, थीटा। अब अगर ये थीटा एंगल पे आ गया है तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स गुजरेगा वो क्या हो जाएगा, BDA cos थीटा, या फिर BA cos थीटा। इसी में अगर हम थीटा एंगल पुट कर ले तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, BA cos थीटा। ये इसका फ्लक्स हो गया, फाई बराबर BA cos थीटा। ये B है, ये A है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो हमको ध्यान रखना है कि थीटा कितना है, और ये थीटा किसके किसके बीच का कोण है। तो थीटा जो होता है वो एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच का कोण होता है। एरिया वेक्टर तल के साथ नहीं, किसके साथ होता है, एरिया वेक्टर के साथ होता है। तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लो। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में फॉर्मूला क्या आ गया, फाई बराबर BA cos थीटा, ये आपका फॉर्मूला आ गया, है ना। इसको हमेशा याद रखना है। थीटा क्या है, किसके किसके बीच का कोण है, तो थीटा जो है एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बीच का कोण है, के डायरेक्शन के बीच का कोण है ना। चलिए
अब अगला पॉइंट जो होता है वो है कि इसका यूनिट क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। क्या होता है? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या हो जाएगा? वेबर हो जाएगा, वेबर होता है। अच्छा, वेबर के अलावा और भी कुछ हो सकता है या में, तो बी का क्या होता है? टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला, और एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो या टकला मीटर स्क्वायर, है ना, टेस्ला मीटर स्क्वायर। क्या हो सकता है? टेस्ला मीटर स्क्वायर, वेबर या फिर टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो ये इसका मात्रक हो गया। अच्छा, इसका डायमेंशन, तो डायमेंशन भी फाइंड कर सकते हैं, बी का डायमेंशन, ए का डायमेंशन से डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी है। तो बी तो वेक्टर है, एरिया भी वेक्टर है, बट दोनों के बीच में डॉट मल्टीप्लिकेशन आ रहा है ना, तो यानी कि ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो ये हो गया चुंबकीय फ्लक्स अदिश राशि है, चुंबकीय फ्लक्स अदिश राशि। चलिए, तो अब हम वन बाय वन करके ऐसे एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे कि मान लो कि एक प्लेन है, वो ऐसे रखा हुआ है, ठीक है ना, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे ऐसे गुजर रहा। तो आपको बताना है, जैसे मान लो ये बी है और इसका एरिया ए है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा? ये ऐसे देखो, अब यही तो पहचानना है, वहाँ पे थोड़ी लिखा हुआ रहेगा कैसे रखा हुआ है, ये आपको पहचानना है खुद से, ठीक है। ये देखो क्रॉस जा रहा है, ये लाइन क्या है? क्रॉस जा रहा है। अगर ये परफेक्ट आयत रहता और अगर ये इस तरह से रहेगा, बोर्ड के साथ में पैरेलल रहेगा, तो ये ऐसे बनेगा, सीधा बनेगा, है ना। लेकिन ये हल्का से क्रॉस होकर के जा रहा है, तो क्रॉस होकर के जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये आयत जो है, ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है, ये रेक्टेंगल ऐसे रखा हुआ, कैसे रखा हुआ? ऐसे। और इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रहे हैं वो ऐसे इधर से घुस रहे हैं, इधर से बाहर निकल रहे हैं, इधर से एंटर कर रहे हैं, इधर से बाहर निकल रहे हैं, इधर से एंटर कर रहे हैं, इधर से बाहर निकल। तो ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? तल के लंबवत। तो एरिया वेक्टर ऐसे जा रहा है, तो दोनों के बीच एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? फाई बराबर बी इंटू ए, क्योंकि कॉस 0 क्या होता है? 0 होता है। कोई दिक्कत है तक समझने में? लेकिन अगर इसी में हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन को इधर से गुजार दें, यानी कि हम दूसरा फिगर ले लेते हैं, ये सब तो हो गया। कि मान लो फिर से ये ऐसा ही है, ठीक है, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे गुजर रही है। अब आपको बताना है कि इसमें से होकर गुजरने वाली फ्लक्स, इस सरफेस से होकर गुजरने वाली फ्लक्स कितना होगा। तो देखेंगे, तो ये सबसे पहले तो ये सरफेस कैसे रखा हुआ है, तो ये सरफेस ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। इसका जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा? हमेशा तल के लंबवत ऊपर होगा। बट मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है वो किधर है? इस तरफ है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री बनेगा तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बी ए कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है? 0। तो फाई क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा, है ना। फ्लक्स क्या हो गया? 0 हो गया। कोई दिक्कत है तक समझने में? चलिए, अब जैसे देखो कि ऐसे है, ठीक है, एक सर्कल ऐसे है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो मान लो कि ऐसे है, ठीक है। ऐसे का मतलब है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है अंदर जा रही है। किधर जा रही है?
अंदर जा रही है ना, और ये सर्कल ऐसे रखा हुआ है, तो यहाँ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? जैसे देखो ये सर्कल है, ऐसे सर्कल रखा हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर जा रही है? अंदर जा रही है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा यहाँ पे? अगर मान लो कि ये एरिया ए है और ये बी है, तो थीटा का मान यहाँ पे कितना होगा? 0 हो जाएगा। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? बी इंटू ए, जहाँ पे 0 होगा। हाँ 0 बोले या 180 बोले, हाँ डायरेक्शन चेंज होगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा। तो क्लियर हो रहा है यहाँ पे? चलिए और एक फिगर लेते हैं। एक तो हमेशा एंगल देखना है किसके किसके बीच? तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन के बीच देखना है। अब मान लो कि एक सर्कल है, वो ऐसे रखा हुआ, ठीक है, एक सर्कल है और ये इसका कुछ ना कुछ रेडियस है, ठीक है, रेडियस कितना है? आर दिया हुआ है। बट इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है वो ऐसे जा रही है, और यहाँ से जो एंगल बना रहा है वो मान लो एंगल बना रहा है 37 डिग्री, और आपको बताना है कि इससे गुजरने वाली मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा। सबसे पहले हमको चेक करना है कि बी और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना बन रहा? कितना बन रहा? 63 बन रहा। चलो अच्छा, तो देखेंगे कि सर्कल कैसे रखा हुआ है? ऐसे रखा हुआ, ठीक है, लेकिन इससे जो मैग्नेटिक फील्ड गुजर रही है वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गुजर रही है, ठीक है, यानी कि क्रॉस में गुजर रही है ऐसे करके। और ये जो है यहाँ पे इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो एरिया वेक्टर हमेशा कैसे होगा? इस तरह से होगा, है ना, सतह के तल के लंबवत होगा। बट ये क्या है? इसके क्रॉस में है, यानी कि यहाँ से अगर देखेंगे तो एरिया वेक्टर इसका किधर हो जाएगा? ऊपर जाएगा, है ना, एरिया वेक्टर ऊपर जाएगा। तो ये 37 डिग्री होगा, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 63 डिग्री। हम लोगों को किसके किसके बीच का एंगल देखना है? तो हम लोग को देखना है कि एरिया वेक्टर और दूसरा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो एरिया वेक्टर ये है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो दोनों के बीच का एंगल देखना है हमको, है ना। तो ये हो जाएगा फाई बराबर बी ए कॉस 63 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। चलिए, तो मैग्नेटिक फ्लक्स समझने में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि मान लो किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता (2i कैप प्लस 3j कैप टेस्ला है) यदि उस स्थान पर एक पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल i कैप प्लस j कैप मीटर स्क्वायर है रखा है, तब उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली फ्लक्स बताएं, मैग्नेटिक फ्लक्स बताएं। चलिए बनाइए। एक बार वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को जरूर करना अपने से। क्वेश्चन में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दिया हुआ है और एरिया भी दिया हुआ है ना। हम लोगों को क्या फाइंड करना है? मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करना है। चलिए देखते बनाते हैं। तो फाई बराबर क्या होता है? फॉर्मूला बी डॉट ए, यानी कि डॉट मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है। तो बी का वैल्यू क्या दिया हुआ? 2i कैप प्लस 3j कैप
ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, आई कैप प्लस जे कैप। तो अब देखेंगे कि 2i को पहले हम i से गुना करेंगे, तो 2 को 1 से गुना किए तो 2 आया, i को i से करेंगे तो 1 हो जाएगा, है ना, यानी 2 इंटू 1 1 हो जाएगा। हाँ, आई डॉट मल्टीप्लीकेशन में सेम 1 देता है और अपोजिट नेचर का रहेगा तो 0 हो जाएगा। अब i को j से करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 3 को j को i से करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 3 1 जा 3 और j इंटू जे 1, तो हो गया 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, तो फ्लक्स हो गया 5 वेबर।